Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So as we know that we are studying a topic that is Orientation of Critical Theories, The Mirror and the Lamp by M.H. Abrams, which is the first unit of Approaches to Literature MA English Sem 1. So we have already covered the introduction part in which we read about the writer M.H. Abrams. We read his key works, his famous works and key elements of this work, Orientation of Critical Theories. In the second video we discussed some coordinates of art criticism कि मतलब किसी भी आर्ट को बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलके उसे बनाते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे एक आर्ट बनता है. तो हमने डिस्कस किया था 3 एलिमेंट्स जिससे एक आर्ट इंस्पायर हो सकता है. बेसिकली वो 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन चौथा वो खुद वर्क है. जो वर्क वो खुद ही एक एलिमेंट है. तो उसको इंस्पायर करने के लिए 3 और एलिमेंट्स हैं जो है यूनिवर्स कि जो आर्ट होता है वो यूनिवर्स से इंस्पिरेशन ले सकता है. कि कोई भी आर्ट लिखा जाता है तो यूनिवर्स से इमिटेशन के थ्रू इंस्पिरेशन ली जाती है. या फिर ऑडियंस क्या है कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है तो कई बार कुछ वर्क ऐसा लिखा जाता है जो ऑडियंस की तरफ ओरिएंटेड होता है कि ऑडियंस को प्लीज़ करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है. और तीसरा एलिमेंट क्या था? तो तीसरा एलिमेंट था आर्टिस्ट खुद. कि कई बार कुछ वर्क जो होते हैं वो आर्टिस्ट अपने लिए लिखता है. कि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने वर्क में वो किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहता, वो किसी से इमिटेट नहीं करता, बल्कि वो अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के क्रिटिकल एनालिसिस जो भी वो सोचता है वो उसे अपने वर्क में इल्यूमिनेट करता है, उसे अपने वर्क में उतारता है. तो ये 3 एलिमेंट्स जिससे एक वर्क इंस्पायर हो सकता है. और जो चौथा एलिमेंट है वो वर्क खुद है. ठीक है, कि कोई वर्क इन तीनों से फ्री भी हो सकता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव थ्योरी में पढ़ेंगे. ठीक है, जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म का पार्ट है कि वर्क को किसी चीज़ से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, वर्क खुद में ही एक कंप्लीट वर्क है, एक कंप्लीट आर्ट है. ओके, तो इसके बाद हमने पढ़ा था मेमेटिक थ्योरी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था. और अब इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं दूसरी थ्योरी दैट इज़ प्रैग्मेटिक थ्योरी. तो मेमेटिक थ्योरी क्या था? वो थ्योरी ये थी कि जो वर्क है, जो कोई भी आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, लिटरेचर है, ये हमेशा किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होता है. और ये जो इंस्पिरेशन है ये यूनिवर्स से मिलती है. कि जो आर्टिस्ट है वो यूनिवर्स से इस हमारे इन्वायरमेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं अपने वर्क में. ये क्लासिकल टाइम से शुरू होके एंशिएंट टाइम तक चलता आ रहा है. ठीक है, ओके. तो अब हमने फोकस करना है प्रैग्मेटिक थ्योरी पे कि प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या है. तो बेसिकली इसको थोड़ा सा पहले रीड करते हैं. Abrahams explains that almost every critical theory of literature can be seen as focused on one of the 4 elements: the work, the poem, novel, or the artist, the author, the audience, the reader, and the universe. Depending upon which of these a theory focus on, Abrahams gives a different names. One of these is a pragmatic theory, orientation, which is focuses on the audience. Pragmatic theory judge interest literature by asking what effect does this have on its audience. So literature is seen as a kind of communication between the writer who uses a text to cause a certain effect on the reader. This is like a rhetoric approach, the art of effective speaking. और ओके, सबसे पहले मैंने आपको एक वर्ड का मीनिंग बताना है, वो है रेटोरिक. ओके, रेटोरिक क्या होता है? तो रेटोरिक एक ऐसी आर्ट है, स्पीकिंग की एक ऐसी आर्ट है, कम्युनिकेट करने की ऐसी आर्ट है जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करती है. कि हम सब, जैसे कि एक स्पीच होती है, स्पीच आपने किसी को बोला कि आपने एक स्पीच देनी है, ठीक है, उस इंसान ने कोई स्पीच दी लेकिन आपके ऊपर उस चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ. उसने जो भी समझाया आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, या वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं थी क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेटर नहीं थी. पर वहीं अगर किसी पर्सन के पास बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल है, कम्युनिकेटिंग स्किल्स है, जिसे हम इफ़ेक्टिव स्पीकिंग बोलते हैं, कि उसके अंदर कन्विंस करने का पावर है कि वो कोई चीज़ बोलता है तो लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं. इस कला को, इस आर्ट को बोलते हैं रेटोरिक. ठीक है, पुराने टाइम में जब लिटरेचर नहीं लिखा जाता था, देयर वाज अ टाइम व्हेन लिटरेचर वाज ऑल ओरल. ठीक है, ओरल लिटरेचर था, लोग सुनाते थे,
अपनी बातें, अपनी कहानियाँ वो सुनाया करते थे। तो उनके अंदर वो कला थी, वो रिटॉरिक, वो कन्विंसिंग पावर थी जिसको हम रिटॉरिक बोलते हैं। तो उसका मेन पर्पस क्या था? पहले के टाइम पे रिटॉरिक का मेन पर्पस क्या था कि आपकी उन्होंने कोई भी स्टोरी सुनानी है, कोई भी पोम सुनानी है, तो वो अपने ऑडियंस को अपील करते थे, उन्हें उन्हें प्लीज़ करते थे, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते थे। तो यही चीज़ है रिटॉरिक। अब हम पढ़ते हैं कि प्रैग्मैटिक थ्योरी क्या है। तो प्रैग्मैटिक थ्योरी का मेन कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, ठीक है। इसका कनेक्शन है ऑडियंस के साथ। जो मेमेटिक थ्योरी है उसका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, जो प्रैग्मैटिक थ्योरी है इसका कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, और जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है उसका कनेक्शन है वर्क के साथ, और एक थ्योरी है जो है एक्सप्रेसिव थ्योरी, उसका कनेक्शन है आर्टिस्ट के साथ। तो अब हमने फोकस करना है प्रैग्मैटिक थ्योरी पे। प्रैग्मैटिक थ्योरी क्या बोलती है कि वर्क जो है वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है, और एज पर प्रैग्मैटिक थ्योरी जो वर्क का मेन पर्पस है, लिटरेचर का मेन पर्पस है, वो होता है टू टीच एंड टू डिलाइट द ऑडियंस। और इसको और भी बोल सकते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ प्रैग्मैटिक थ्योरी इज़ टू क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, कि ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट डालना। बेसिकली इट मीन्स कि वर्क ऐसा लिखो, कोई भी वर्क ऐसा लिखो कि ऑडियंस को अपील करे, उन्हें खुश करे, उन्हें एंटरटेन करे। इसके की एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। इट्स मेन फोकस ऑन द ऑडियंस एंड द इफेक्ट द वर्क प्रोड्यूसेस। The purpose of literature is to teach, to entertain, move or to persuade, उन्हें motivate करना, teach करना, entertain करना। Under pragmatic theory, a work is judged on the basis of what effect it produces in the readers। अगर हम pragmatic theory यूज़ करके किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? ये जज करना कि इस वर्क ने किस लेवल तक इसके ऑडियंस को अपील किया, उसे परसुएड किया, उस पर अफेक्ट डाला, क्या असर हुआ इस वर्क का इसके ऑडियंस पे, जो पर्पस था इस वर्क का, क्या वो पर्पस अचीव हुआ। अगर एक मान लीजिए एक हैप्पी स्टोरी लिखी हुई है, तो अगर इस हैप्पी स्टोरी को 4 लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या ये चारों लोग उस वर्क को पढ़ के खुश हुए? क्या इसका जो पर्पस है वो पूरा हुआ? इस थ्योरी का ये मतलब है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो। इट वाज डोमिनेंट इन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल पीरियड। इसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस कब था? क्लासिकल टाइम में, जो पहले का टाइम है। क्लासिकल टाइम वो भी टाइम है जब जो लिटरेचर होता था वो ओरल होता था, ठीक है। तब लिटरेचर ओरल था, यानी कि रेटोरिक था। तब लोग के पास, तब राइटर्स के पास एक रेटोरिक वो यूज़ करते थे। उनकी स्पीच, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी ऑडियंस को अपील करती थी। और दूसरा पीरियड कौन सा है? न्यू क्लासिकल पीरियड, 16th-17th सेंचुरी वाला टाइम। ओके, तब के जो राइटर्स हैं वो है सिडनी, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन। इन राइटर्स के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने इस प्रैग्मैटिक थ्योरी पे अपने व्यूज़ दिए हैं, और इस थ्योरी में इनके व्यूज़ हमने राइट करने हैं, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होना है, जो हमने आगे रीड भी करना है। कि कॉन्सेप्ट, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं? तो इमिटेशन, डेकोरम, इमोशनल इफेक्ट, कि उन पे इमोशनल इफेक्ट आना चाहिए, एक डेकोरम क्रिएट होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट क्रिएट होनी चाहिए, एक मॉरल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कोई वर्क लिखा हुआ है तो मॉरली उनके मॉरल्स, उनके एथिक्स वो डेवलप होने चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग राइटर्स के व्यूज़ ऑन प्रैग्मैटिक थ्योरी, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही हमारी थ्योरी कंप्लीट होनी है। सिडनी, प्रैग्मैटिक थ्योरी मीन्स द यूज़ ऑफ आर्ट फॉर लाइफ, कि आर्ट को यूज़ करना है लाइफ के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर आर्ट सेक, कि सिर्फ आर्ट के लिए प्रैग्मैटिक थ्योरी नहीं यूज़ करनी है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको पोइम लिखनी पसंद है तो आपने पोइम लिख दी, नहीं, सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, इसका कुछ और भी मतलब होना चाहिए, इसका कोई पर्पस होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अ वर्क सक्सेस, इसका क्या पर्पस होना चाहिए? तो इसका पर्पस होना चाहिए एज पर सिडनी टू टीच एंड डिलाइट, कि ऐसा वर्क लिखो कि जो रीडर है, जो ऑडियंस है, वो खुश हो जाएं आपके वर्क, उनमें खुशी क्रिएट हो, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ सीखें उससे, कि कुछ सिखाना भी है और उन्हें एंटरटेन भी करना है। अकॉर्डिंग टू हिम a work success is decided on the basis of this, और
एज पर हिम, अगर किसी वर्क की सक्सेस पता करनी है कि ये एक सक्सेसफुल वर्क लिखा हुआ है कि नहीं, इस वर्क ने कितनी सक्सेस अचीव की है, तो ये किस बेसिस पे डिफाइन होगा कि उस वर्क ने कितना इस पर्पस को अचीव किया है. द पर्पस वॉज टू टीच एंड डिलाइट. ओके, रिचर्ड एक और न्यू क्लासिकल राइटर है, उन्होंने क्या बोला है, द क्रिटिसिज्म ऑफ हॉरेस इज, ओके, हॉरेस एक क्लासिकल टाइम के राइटर थे जिन्होंने एक वर्क लिखा था आर्स पोइटिका. ठीक है, ओके, द क्रिटिसिज्म ऑफ हॉरेस इज इन आर्स पोइटिका इज डायरेक्टेड इन द मेन टू इंस्ट्रक्ट द पोइट हाउ टू हेल्प हिज ऑडियंस इन देयर सीट्स अंटिल द एंड. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिचर्ड क्या बोलते हैं, रिचर्ड सेज कि जो एक वर्क है हॉरेस का, दैट इज आर्स पोइटिका, उसमें उन्होंने बोला है, हॉरेस ने बोला है कि जो वर्क है ना, उसका जो मेन पर्पस क्या है, उस वर्क का मेन पर्पस ये है कि ऐसा वर्क लिखो कि आपकी जो ऑडियंस है, जो रीडर है, जो उस वर्क को पढ़ रहा है, वो तब तक उस वर्क को ना छोड़े जब तक वो वर्क के एंड तक ना पहुंच जाए. बेसिकली अपने ऑडियंस को बनाए रखना, ये इस लाइन का मतलब है. इज डायरेक्टेड इन द मेन टू इंस्ट्रक्ट द पोइट हाउ टू कीप हिज ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को बना के रखना इन देयर सीट्स अंटिल द एंड. और ये कैसे फुलफिल होगा, जब आप एक इतना अच्छा वर्क लिखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो पूरा कंप्लीट करके ही वहाँ से जाएगी. हिज एडवाइस दैट द पोइट्स एम आइदर टू प्रॉफिट, कि जा तो जो पोइट है वो प्रॉफिट कमाए, या प्लीज़ करे, या फिर अपनी ऑडियंस में डिलाइटफुल यानी कि हैप्पीनेस क्रिएट करे. आगे जो ड्राइडन है वो क्या बोलते हैं, ड्राइडन एक न्यू क्लासिकल पीरियड के राइटर हैं और ये बोलते हैं, सिंस द क्रिटिकल एसे ऑफ थ्रू आउट द 18th सेंचुरी प्लेजर बिकेम द अल्टीमेट एंड. इन्होंने बोला है कि जो इनके सभी क्रिटिकल एसेस हैं ड्राइडन के, इनका एक मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या निकलता है कि जो 18th सेंचुरी में जो अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट गोल जो है वर्क का, वो क्या है कि आपने प्लेजर क्रिएट करना है, प्लेजर देना है अपने रीडर्स को. आगे जेम्स बेटी ये क्या बोलते हैं कि ही सेड दैट इफ पोइट्री इंस्ट्रक्ट इट ओनली प्लीजेस द मोर इफेक्टली, therefore the rules are inherent in the qualities of each excellent work of art. बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी वर्क को जज करना है कि वो एक एक्सीलेंट वर्क है या नहीं, तो आप ये चेक कीजिए कि क्या वो वर्क प्लीज़ करती है, और अगर वो वर्क प्लीज़ भी करती है और टीच भी करती है तो वो एक एक्सीलेंट वर्क है. ठीक है, कि ही सेड दैट इफ़ पोइट्री इंस्ट्रक्ट, कि अगर पोइट्री कुछ सिखाती है तो वो जो है इट ओनली प्लीजेस मोर इफेक्टिवली, कि अगर एक पोइट्री आपको सिखा सकती है तो वो आपको बहुत अच्छे से प्लीज़ कर सकती है, खुश कर सकती है. आगे जो राइटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सेड, ही इज़ ऑल्सो अ न्यू क्लासिकल राइटर, सेड दैट ड्राइडन मे बी प्रॉपरली कंसिडर्ड, कि ड्राइडन को बोला जा सकता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. इन्होंने बोला था ही इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ पोइट्री. इन्होंने ड्राइडन ने प्रिंसिपल्स दिए थे पोइट्री के, दे लाइक पेंटिंग हैज़ एन एंड विच इज़ टू प्लीज एंड दैट इमिटेशन ऑफ नेचर इज़ द जनरल मीन्स ऑफ फॉर अटेनिंग द एंड. तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला था कि जो पेंटिंग है उसका अल्टीमेट एंड क्या है, उसका अल्टीमेट एंड है इमिटेशन करना नेचर को, कि अगर आपने पेंटिंग बनानी है तो आपने नेचर को इमिटेट करना है, और इसका जो लास्ट एंड है वो क्या है कि आपने प्लीज़ करना है. ठीक है, नेचर को इमिटेट करना है पेंटिंग में, और उसको इमिटेट करके क्या करना है, अपनी ऑडियंस को अपील करना है, उनको हैप्पी करना है. इसके बाद हमने पढ़ना है कुछ रूल्स, सम रूल्स फॉर पोइट्री टू अटेन द एंड गोल. तो पहले तो हमें जानना है कि वो एंड गोल क्या है, पोइट्री का वो एंड गोल क्या है. तो पोइट्री का वो एंड गोल है ऐसी पोइट्री लिखिए कि आपने ऑडियंस को टीच भी करना है और उनको इंस्ट्रक्ट भी करना है. टू इंस्ट्रक्ट एंड टू टीच, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ poetry. Some rules of imitation are necessary to obtain the end, because without rules there can be no art. Rules के बिना कोई आर्ट नहीं है. और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं some rules of imitation. Imitation मतलब क्या
कि जो पोइट्री है वो नेचर से इंस्पायर होगी। तो नेचर यानी कि यूनिवर्स से इंस्पायर होगी पोइट्री। तो यूनिवर्स से ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जिसके ऊपर पोइट्री लिखनी है, पेंटिंग बनानी है, उससे इमिटेट किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स में किसी चीज़ को देखा, कुछ ऑब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट देखा, इसके बाद उसी चीज़ को अपने वर्क में इमिटेट कर दिया, कॉपी कर दिया। तो इन्होंने बोला था कि एक अच्छी पोइट्री वो होती है, एक अच्छी पेंटिंग वो होती है जो कोई डिफरेंस ना बताए। कि मतलब देखिए, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है, ट्री। ठीक है, अब मैंने अपनी पेंटिंग बनानी है, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही ट्री की पेंटिंग अपने आर्ट में बना दी। तो अगर मेरा जो बनाया हुआ वर्क है वो एक एक्सीलेंट वर्क कब होगा, जब उस बनाई हुई पेंटिंग में और उस रियल ट्री में कोई फ़र्क नहीं होगा। कि मतलब वो दोनों सेम टू सेम होंगे। अगर मैं उनको ऐसे सामने रखूँगी ना, कि मैं अपनी पेंटिंग को पैरेलल रखूँगी उस ट्री के, तो वो दोनों सेम लगेंगे। ये चीज़ है कि मतलब ये नहीं कि मैंने जो बनाया है वो तो मैच ही नहीं कर रहा उस इमिटेटेड ऑब्जेक्ट के साथ। वैसे ही पोइट्री में क्या होता है कि अगर हम नेचर से, यूनिवर्स से कोई इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो इंस्पिरेशन, वो चीज़ यूनिवर्स में दिखनी भी चाहिए। बेसिकली आप कितना अच्छा और कितना ट्रू डिपिक्शन करते हैं अपने वर्क में उस यूनिवर्स का, उस इमिटेटेड चीज़ का, ये डिसाइड करेगी कि आपने एक अच्छा वर्क बनाया है कि नहीं बनाया है। और यही रूल है पोइट्री का। उस अटेन करने के लिए, वो एंड गोल क्या है कि हमें ऐसी पोइट्री लिखनी है जो टीच भी करे और डिलाइट भी करे। मतलब जो खुश भी करे और डिलाइट भी करे और टीच भी करे। तो अगर हम नेचर को इमिटेट करते हैं, जो नेचर है वो हमें खुशी देती है। आप जब नेचर में बैठते हैं, आप खुश होते हैं, तो नेचर हमें खुशी देती है। तो अगर हम अपनी पोइट्री में नेचर को डिपिक्ट कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उसको एज इट इज़ राइट करें। आगे रिचर्ड हर्ट ने बोला था, व्हेन वी स्पीक ऑफ पोइट्री एज एन आर्ट, वी मीन सच अ वे और मेथड ऑफ ट्रीटिंग अ सब्जेक्ट एज इट फाउंड मोस्ट प्लीजिंग एंड डिलाइटफुल। वही देखिए, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, टीच, डिलाइट, वही चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या है कि अलग अलग वर्डिंग में बोला गया है। ओके, तो फाइनल थॉट क्या है, प्रैग्मेटिक थियरी और क्रिटिसिज्म केपेबल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पावर एंड इल्यूमिनेशन। कि प्रैग्मेटिक थ्योरी के पास हमने उसको अप्रिशिएट करना है कि इसके पास कितनी पावर है। एज पर अंडर प्रैग्मेटिक थ्योरी हमने जज करना है कि एक वर्क जो है वो कितना पावरफुल है और वो कितना इल्यूमिनेट कर सकता है। ठीक है, कितना डिलाइट कर सकता है। डॉक्टर जॉनसन सेज द पावर एंड एक्सीलेंस ऑफ एन ऑथर कैन ओनली बी इन्फेरेड और जज्ड from the nature and the excellence of the works. Johnson maintains again and again that the drama is mirror of life। कि जो ड्रामा होता है ना, जितने भी ड्रामाज लिखे जाते हैं, ये ज़िंदगी को बताते हैं, ये रियल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। और इनमें जो इनएनिमेट नेचर एज वेल, और इनमें नेचर भी आ जाती है। कि बेसिकली जब हम ड्रामाज रीड करते हैं ना, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे वो कॉमेडी हो, उसमें रियल लाइफ की प्रेडिक्शन होती है। डॉक्टर जॉनसन क्लेम्स द एंड ऑफ राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर जॉनसन क्लेम्स दैट द एंड ऑफ राइटिंग का जो एंड है, जो मेन गोल है, वो है इंस्ट्रक्ट करना, कुछ सिखाना। और पोइट्री का एक जो एंड गोल है वो है कुछ सिखाना, पर प्लीज़ करते हुए, मतलब खुशी प्रोड्यूस करते हुए कुछ सिखाना। जो शेक्सपियर के लॉन्ग सर्वाइवल एज अ पोइट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंसिपल दैट नथिंग कैन प्लीज़ मैनी। ओके, आगे शेक्सपियर की एग्जाम्पल दी हुई है कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो बेस्ट वर्क्स हैं, लेकिन उनका वो बेस्ट वर्क भी सभी को प्लीज़ नहीं कर सकता। ये भी चीज़ है कि उन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर स्टिल देर आर सम राइटर्स जो उनके वर्क में कमियां निकाल देते हैं, या फिर देर आर सम ऑडियंस जिन्हें उनके वर्क अपील नहीं करता क्योंकि वो उनकी वर्डिंग ही नहीं समझ पाते। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो वो चीज़ है कि आप कितना भी अच्छा वर्क लिख लो, कई बार क्या होता है कि वो सबको अपील नहीं कर सकता। ये एक सच्चाई है। ओके, A number of Johnson's individual observation exhibits two principles of the nature, the world, the poet must reflect। कि पोइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, पोइट को कुछ अपना बेस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और अपना वर्क बनाना चाहिए। कॉन्क्लूड कर सकते हैं अब इसको हम ऐसे कि टू कॉन्क्लूड द प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटेस्ट
पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम दिस टाइम हॉरेस टू 18th सेंचुरी। ठीक है, ये हॉरेस के टाइम यानी क्लासिकल टाइम से लेके 18th सेंचुरी टाइम तक ये चलता आ रहा है और इसका चीफ एम होता है प्रोड्यूस करना इफेक्ट अपनी ऑडियंस पे बाय प्लीजिंग देम एंड वाइल इंस्ट्रक्टिंग टू, कि कुछ सिखाते हुए उन्हें प्लीज़ भी करना। थैंक यू।